नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर आधारित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेकर। दोस्तों, यह जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वह आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशंस को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन लोहितवादी यहाँ मैंने गलत टाइप कर दिया है, लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख का जन्म 18 फरवरी 1823 एवं उनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1892 में हुई थी। वे एक महान समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने समाज सुधार के विषय पर लेख लिखना शुरू किया, जो मराठी साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में छपी, जहां उन्हें उपनाम लोकहितवादी प्राप्त हुआ। पहले 2 वर्ष में उन्होंने 108 लेख लिखे। इसे मराठी साहित्य में लोकहितवादीची शतपत्रे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका उत्तर है कुंवर सिंह। 1857 का भारतीय विद्रोह 1857 में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। यह जो विद्रोह था वह बहुत ही व्यापक था और पूरे देश में लगभग यह विरोध हुआ था, परंतु यह अगर देखा जाए तो एक तरह से असफल विद्रोह था। इसका तत्कालिक कारण जो था दोस्तों वह था कि अंग्रेजों ने उस समय एक राइफल लाया था, एनफील्ड राइफल, जिसमें क्या था कि उसके कारतूसों में, उसके जो कारतूस थे उसको राइफल को लोड करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और ऐसा अफवाह था कि यह जो कारतूस है वह गाय और सूअर दोनों की चर्बी का इस्तेमाल करके बना हुआ है। इस बात को देखते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने इनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अंततः मार्च 1857 में प्रथम सैनिक मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला बोल दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों आइए कुछ हम चर्चा करते हैं जो महत्वपूर्ण विद्रोह के स्थान थे और उसको किस भारतीय नेता ने नेतृत्व प्रदान किया था और कौन से ब्रिटिश अधिकारी वहां उस विद्रोह को दबाने के लिए तैनात किए गए थे। तो दोस्तों जैसे दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था विद्रोह का, और वहां जॉन निकोलसन नामक ब्रिटिश अधिकारी को तैनात किया गया था। इसी तरह से लखनऊ भी एक बड़ा केंद्र था विद्रोह का, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, और वहाँ जो ब्रिटिश अधिकारी तैनात थे उनका नाम था हेनरी लॉरेंस। इस तरह से कानपुर में नाना साहब ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, और जो ब्रिटिश अधिकारी वहाँ थे विद्रोह को शांत करने के लिए वह थे सर कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था विद्रोहियों का, और वहाँ जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका नाम था जनरल ह्यूग्स रोज। बरेली में जो स्थान था वह यह भी एक विद्रोहियों का बड़ा केंद्र था दोस्तों। यहाँ खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, और सर कैंपबेल जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्हें तैनात किया गया था यहाँ। इसी तरह से इलाहाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया विद्रोहियों का, और वहाँ
जो अंग्रेज अधिकारी थे विद्रोह को शांत करने के लिए जिन्हें तैनात किया गया था वह थे कर्नल ऑनसेल। और अब आती है बारी बिहार की। बिहार में जमशेदपुर घराने के जो राजा थे कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी तैनात थे उनका नाम था विलियम टेलर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था। तो दोस्तों सल्तनत काल जो है उसकी शुरुआत दोस्तों मोहम्मद गौरी जब द्वितीय तराइन का युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके बाद वह भारत आया था। और जब वह भारत से वापस लौटा तब उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसे यहाँ का नेतृत्व सौंप कर गया। और इस तरह से 1206 ईस्वी में सल्तनत काल का शुरुआत माना जाता है भारत में। और उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी को संभाला था, भारत पर शासन प्रारंभ किया था उसने। और वह चूंकि एक गुलाम था इसलिए उसके द्वारा जो वंश चलाई गई उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक था वह 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। और इसी तरह से जो सल्तनत काल का अंत है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि बाबर एवं इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक थे के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में वह यानी कि इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। और इसी के साथ सल्तनत काल का अंत हुआ और मुगल वंश का शुरुआत हो गया। तो उसी समय सल्तनत काल में जो बहुत सारे विभाग बनाए गए थे और बहुत सारे जो शासन को चलाने के लिए यूनिट्स बनाए गए थे उनके अलग अलग नाम थे। तो उसमें ही दार उल सफ़ा जो है वह चिकित्सालय को कहा जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था। तो यह दोस्तों दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग था जो कृषि से संबंधित कार्यों को देखता था। इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों आइए हम लोग सल्तनत काल का थोड़ा सा ब्रीफ जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। जैसे सल्तनत काल में कौन कौन से वंश हुए। तो दोस्तों जब मोहम्मद गौरी वापस गया और वह अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासन सौंप के गया और उसके द्वारा जो वंश चलाया गया उसे गुलाम वंश कहा गया। तो सल्तनत काल का जो शुरुआत होता है वह गुलाम वंश से होता है। यह था 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक वंश 1320 से 1393 ईस्वी। फिर सैयद वंश 1398 से 1451 ईस्वी। फिर अंतिम वंश आता है लोदी वंश जो 1551 से 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। और 1526 में ही पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप सल्तनत काल का अंत हो जाता है और फिर भारत में मुगल वंश का प्रारंभ होता है। दोस्तों तो हम लोग अब चर्चा करते हैं कि यह जो सल्तनत काल है उसमें जो कुछ मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग थे उसका। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवेज में पूछा जा चुका है, बेदगान एक खास जो है यह शाही गुलामों के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड था, बेदगान एक खास। आइए अब हम लोग देखते हैं मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। जैसे वजीर कहा जाता था जो उस समय का प्रधानमंत्री होता था और वह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए ममालिक जो महालेखाकार मतलब जो अकाउंटेंट होता था, मुख्य अकाउंटेंट, उसे महालेखाकार कहा जाता है। और इसे उस समय जो
नाम दिया गया था वह था मुशर्रिफ और मुमालिक। इनका काम था प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखना। मज़मुआदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। उधार दिए गए जो धन थे उसका जो हिसाब रखने वाला व्यक्ति था उसे मज़मुआदर कहा जाता था। खजीन, जो कोषाध्यक्ष, जो ट्रेजरर होते थे उस समय, उसे खजीन कहा जाता था। आगे है दोस्तों आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक ऐसा पद था जिसका काम था दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, जो उन्हें आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। धर्म विभाग एवं दान विभाग का जो प्रमुख होता था उसे सद्र ए सुदूर कहा जाता था। धर्म विभाग एवं दान विभाग को देखने वाले को सद्र ए सुदूर कहा जाता था। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसे काजी उल कज़ात कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का जो हेड होता था उसे वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के हेड को वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला जो होता था उसे वकील ए दर कहा जाता था। दान विभाग को जो कुछ विभाग थे उसको अब हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे दान विभाग को दीवान ए खैरात कहा जाता था। फिर जो है दास विभाग, जिसकी हमने चर्चा की थी आगे, कि जो गुलाम होते थे उसे बंदगान ए खास कहा जाता था, और जो गुलामों का विभाग होता था, दासों का जो विभाग होता था, उसे दीवान ए बंदगान कहा जाता था। पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था, और चिकित्सालय को दार उल सफ़ा कहा जाता था, दार उल सफ़ा। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।